हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी और बायोलॉजी में बस इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था। अब इंट्रोडक्शन के आगे हम बात करते हैं। मैंने बोला सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना कौन सा आता है, सेल आता है। सेल के बाद धीरे 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 अपने ऑर्गेनल्स आते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल के बारे में जानेंगे। सेल होती क्या है, तो मैं बेस थोड़ा सा बता देता हूं कि सेल जो होती है ना, मानव जीवन की मूलभूत इकाई हमारी मानी जाती है। अर्थात समस्त जो जीव है ना, वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर अपना बना होता है। मतलब जितने भी जीवन है, जितने भी जीव है, सभी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, सेल्स के द्वारा होता है। सेल को फंक्शनल एवं कार्यात्मक, मतलब फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है मानव जीवन की। जो स्वतः ही सामर्थ्य होती है, जन्म के साथ स्वतः ही क्या होती है, सामर्थ्य अपने आप ही अपनी बनती जाती है, इन्हें हमारे कोशिका बोलते हैं। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, आखिरकार डेफिनेशन क्या दे सकते हैं इसकी, है ना। क्या हमारा सामान्य परिचय रहेगा, कितने प्रकार की हमारी होती है, आखिरकार इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आखिरकार इसके ऑर्गेनल्स कौन कौन से हमारे होंगे, सारी जानकारी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर कोशिका की बात करते हैं, अपन सेल की बात करते हैं। कोशिका, ठीक है। कोशिका की हम थोड़ी सी नॉर्मली बात करते हैं कि कोशिका आखिरकार होती क्या है और क्या क्या चीज हम कोशिका के बारे में। देखो ये सेल है, इस सेल के ऑर्गेनल्स में अभी कुछ भी डिफाइन नहीं करूंगा, धीरे धीरे करके सारे अपन कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमें इस सेल को कब कंप्लीट अपन मान लेंगे कि हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कोशिका हमें पढ़ना है। सेल की बात करें कि सेल हम पढ़ते हैं, तो सेल में क्या क्या चीज हमें पढ़नी रहेगी। देखो ये रूपरेखा हमें जरूरी है हमारे लिए याद होना। चाहे हम कंपटीशन में एमपीपीएससी यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनडे एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये सारी की सारी रूपरेखा होनी चाहिए। ठीक है, किन किन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे प्राथमिकता में हम बात करते हैं यहां पर कि इसका परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे, परिचय। एंट्रोम देखेंगे कि आखिरकार किसके द्वारा क्या खोज की गई, हमारी कौन सी जीवित कोशिका, कौन सी सजीव कोशिका ये। फिर उसके बाद हम इसमें देख लेंगे इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है, आखिरकार डेफिनेशन। उसके साथ साथ इसके हमने यहां पर परिचय देखेंगे, तो परिचय में सब बता दूंगा कि आखिरकार खोज वगैरह सबकी। तो परिचय में इसमें जनक भी लिख देता हूं कि आखिरकार जनक किसको माना जाता अपना। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये हम परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर यहां पर बता देते हैं अपन कि इसका वर्गीकरण जो किया गया वो देखेंगे। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। उसके साथ साथ यहां पर देखेंगे अपन कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के अलावा हम बात करें यहां पर क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कोशिका संरचना। कोशिका की संरचना। और एक चीज और देखेंगे हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी रहेगी, मैं इधर लाके लिख देता हूं यहां पर, तो कोशिकांग, है ना। कोशिकांग बात करें कि जो सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं उनकी हम बात करेंगे, पूरे कौन कौन से ऑर्गन है। जैसे हम बोलते हैं कि केंद्रक, न्यूक्लियस तो अपना स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ लेंगे अपन, लेकिन मेन हमारा क्या हो जाता है, तो हमने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, और उसके बाद लाइसोसोम हो गया, प्लास्टिड अपना हो गया, है ना, सेंट्रोसोम हो गया। ये हमारे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके बारे में पूरा हमारा पढ़ेंगे। तो सबसे प्राथमिकता में आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार परिचय क्या है, और परिचय के अंतर्गत भी हमारी क्या क्या जानकारी अपन देखने वाले। सबसे पहले मैं यहां पर एक चीज बता देता हूं कि इस परिचय के अंतर्गत आने वाला हमारा अर्थ। सबसे पहले इस पेज पे मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है ना। अर्थ की बात करें हमारा, तो यहां पर निकालेंगे कि लैटिन भाषा का एक शब्द था हमारा। कौन सी भाषा, लैटिन भाषा है, और लैटिन भाषा का हमारा एक शब्द हुआ करता है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द, सेलुला शब्द। लैटिन भाषा का एक शब्द है, और शब्द हमारा कौन सा है, सेल्यूला। सेल्यूला हमारा शब्द है। सेल्यूला शब्द, और इसी सेल्यूला शब्द से हमारा क्या बना है, इसी सेल्यूला शब्द से उत्पत्ति हुई किसकी, सेल की। आखिरकार जो सेल्यूला शब्द है, इस सेल्यूला शब्द का अर्थ क्या निकलता है गुरु,
तो इस सेलुलर शब्द का जो अर्थ निकलता है ना, वो निकलता है एक छोटा कमरा, एक छोटा कमरा या स्मॉल रूम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया एक छोटा कमरा या छोटा कोष्ठ बोल सकता हूं, या हम बोल दे कि एक कोष्ठ, एक कोष्ठ। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटा होता है। सेल जो होती है ना, एकदम हमारी छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटी होती है। किससे संरचना होती है भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करें कि जो हमारा मीनिंग कहां से, तो लैटिन भाषा के जो सेल्यूलर शब्द है ना, इस सेल्यूलर शब्द से हमारी उत्पत्ति हुई किसकी, तो सेल शब्द की। अर्थात सेल शब्द है, उस सेल का अर्थ क्या निकलता है कि एक छोटा कमरा या स्मॉल रूम समान सामान निकलता है। तो बात समझ में आई। तो सेल क्या होती है कि सेल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेल्यूलर शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या निकलता है अपना, एक छोटा कमरा या स्मॉल रूम सामान निकलता है। इतनी बात नॉर्मली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आखिरकार ये हमारा अर्थ बता दिया। अर्थ के बाद हम थोड़ा सा जानते हैं कि इसकी जो सेल है, इस सेल की खोज, क्योंकि इसी परिचय में एक और चीज अपन देखेंगे क्या, कि आखिरकार जो सेल है, इस सेल की खोज कैसे की गई, इसकी संरचना कैसी है, सारी की सारी चीज अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं खोज की। परिचय ही चल रहा है अपना, क्या चल रहा है, परिचय ही चल रहा है। इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं देख रहा हूं यहां पर क्या आखिरकार इसकी खोज की बात करते हैं, है ना। खोज किसके द्वारा की गई है ना। तो सबसे पहले इसकी जो खोज की गई थी ना, खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी के द्वारा हमारा कब की गई, तो हम याद रखेंगे 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक जी द्वारा क्या की थी, हमारी इस सेल की खोज की गई थी। याद रखना कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक जी द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। जब इन्होंने कोशिका की खोज की, तो एक बात बताएं कि कहां से इनके द्वारा खोज की गई। सबसे पहले प्राथमिकता में जो सवाल बनते हैं वो हमारे ये बन जाते हैं कि आखिरकार जो कोशिका की खोज की, वो कहां से इनने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। तो देखो, इन्होंने की थी अपनी बोतल के कार्क से। बोतल के कार्क से हमारी खोज की थी। याद रखना, बोतल का कार्क क्या होता है कि पहले हमारे जो बोतलें आती थी ना, उस बोतली के जो ढक्कन होता था, प्लास्टिक वगैरह के नहीं होता था, वो लकड़ी का होता था। लकड़ी की जो ऊपर की खाल होती, कोई भी पेड़ के ऊपर की खाल है, उस खाल को निकाल लिया जाता था। उसके बाद उसके जो गोल गोल पार्टिकल्स बना के और फिर अपना बनाया जाता था। आखिरकार कौन सा हमारा कार्क भाग होगा, तो देखो कि ये हमारा ये व्यक्ति है, ये हमारी पेड़ की खाल निकाल रहे हैं, और इसी खाल को क्या करेंगे, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट देंगे। जैसे ये अपना भाग दिख रहा है, इसे अपन छोटे छोटे पार्टिकल्स में गोल गोल बना के और उसके ऊपर ढक्कन बना देंगे। तो जो बोतल का जो ढक्कन होता था ना, उसी से हमारी क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। लेकिन आपसे बात करें कि आखिरकार किस प्रकार की कोशिका की खोज की, है ना। कोशिका किस प्रकार की थी, तो हम याद रखेंगे निर्जीव कोशिका। किस प्रकार की कोशिका, निर्जीव कोशिका की खोज इनके द्वारा की गई थी। निर्जीव कोशिका या बोले तो हमारा नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। नॉन लिविंग सेल की खोज इनके द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना। आखिरकार इन्होंने जो उसका आकार बताया था, वो आकार कैसा बताया था, है ना। तो आकार बताया था इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान। कैसा आकार बताया था, मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने आकार बता दिया, है ना। आगे हम बात करें कि आखिरकार इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, है ना। नाम क्या दिया था, आखिरकार नामकरण इन्होंने किया, तो इसको नाम दिया था यहां पर कोशा। क्या नाम दिया था, कोशा नाम दिया था। कोशिका नाम इन्हें सर्वप्रथम नहीं दिया था। तो रॉबर्ट हुक जी ने सर्वप्रथम 1665 में कोशिका की खोज की। कहां से, कि जो बोतल होती थी, उस बोतल के कार्क से। बोतल के कार्क क्या होती थी, कि जो पेड़ है, पेड़ की खाल होती है हमारी, उसके साथ किस प्रकार की कोशिका की खोज की, निर्जीव कोशिका की खोज की, जिसका आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। ठीक है, उसके बाद इसको नाम क्या दिया था, तो इसको नाम दे दिया था अपना कोशा नाम इसको दिया गया था। इतनी बात समझ में आ गया होगा। ये सारी की सारी जानकारी कहां से मिलती है, तो हम लिखेंगे कि ये सारी की सारी जो जानकारी मिलती है वो इनकी पुस्तक से मिलती है। इनकी बुक का नाम याद रखना, अगर बुक का नाम भी अगर हमारा आ जाता है तो भी, तो माइक्रोग्राफी। माइक्रोग्राफी हमारी पुस्तक है। इस माइक्रोग्राफी में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। मैंने आपको शॉर्ट करके यहां पर बता दिया, ये हमने बता दिया। अब एक बात आपसे पूछ लेता है कि कोशिका के आकार कैसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान या हेक्सागोनल भी हमारा बोल देते हैं।
हेक्सोगोनल स्ट्रक्चर या हेक्सोगोनल संरचना। तो याद रखना हेक्सोगोनल संरचना भी इसकी बता देते हैं हमारा। तो ये हमारे रॉबर्ट हुक जी ने सर्वप्रथम खोज की थी। और किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? निर्जीव कोशिका की खोज इनके द्वारा की गई थी, नामकरण ये कर दिया था। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आखिरकार सजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? सजीव कोशिका की खोज, जब हम खोज की बात कर रहे हैं तो यहां पर लिविंग सेल की बात कर रहे हैं कि लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई? लिविंग सेल की हमारी। तो लिविंग सेल की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? एंटनी हॉर्न लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी हॉर्न लीवेनहॉक द्वारा ही हमारी लिविंग सेल की खोज की थी। और इन्होंने ही हमारी किसकी खोज की दोस्तों? हमारी तो सर्वप्रथम माइक्रोग्राफी या माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक है वो भी किसको माना जाता है? तो लीवेनहॉक जी को ही माना जाता है। तो यहां पर इन्होंने खोज की। अब यहां से बात आती है, एक निकल के क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इन्होंने कहां से खोज की? क्या बनेगा कि आखिरकार जिस प्रकार उन्होंने बोतल के कार्क से खोज की, इन्होंने कहां से खोज की, है ना? कहां से खोजी? ठीक है, याद रखेंगे कि इन्होंने जो खोजा हमारा कहां से? तालाब के पानी से। जिसे पोंड वाटर बोलते हैं। तालाब का जो पानी है ना, उस तालाब के पानी से इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? खोज की थी दोस्त, याद रखना। और जो सेल है ना, जो लिविंग सेल है, उस लिविंग सेल को नाम क्या दिया था? एन्यूमेकिली। ठीक है, एनिमेक्युली नाम दिया था किसको? लिविंग सेल को। तो सबसे पहले हमारी लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इन्हीं के द्वारा हमारी लिविंग सेल की खोज की थी दोस्तों। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि सबसे पहले लिविंग सेल की खोज करने वाला कौन व्यक्ति था? तो एंटनी हॉर्न लीवेनहॉक। और सबसे पहले नॉन लिविंग सेल की खोज करने वाला कौन था? तो अपना बोल देंगे रॉबर्ट हुक जी। ठीक है, पादप कोशिका की खोज अपनी पादप कोशिका की बात करें कि नॉन लिविंग पादप कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो नॉन लिविंग पादप कोशिका की खोज भी हम किसको बोलेंगे? क्योंकि ये प्लांट में तो डिस्कवरी की गई है ना। नॉन लिविंग की बात करें या प्लांट की बात करें, मैं अलग से बता दूंगा चीजें को और भी आपको। और यहां पर बात करें कि लिविंग सेल की खोज किसने की? आपसे पूछेगा कि प्लांट में सजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, वो सारी अलग अलग जानकारी। इतनी जानकारी शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कहां पर किसके द्वारा खोज की गई। आगे हम बढ़े और नॉर्मली हम देखेंगे, ये संरचना के बारे में हमने बताया। अब यहां पर एक बात आपसे कुछ फैक्ट में बता देता हूं, कुछ फैक्ट याद रख लेना। सबसे पहले कोशिका की खोज, एक प्रश्न हमारा हो सकता है। सबसे पहले कोशिका की खोज, है ना, तो हम याद रखेंगे रॉबर्ट हुक जी द्वारा। रॉबर्ट हुक, है ना। एक प्रश्न बन जाएगा कि सबसे पहले निर्जीव कोशिका की खोज, निर्जीव कोशिका बोले तो हमारा नॉन लिविंग सेल की बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक जी के द्वारा, है ना। आपसे बात करेगा सबसे पहले, सबसे पहले निर्जीव पादप कोशिका, निर्जीव पादप कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो भी हम बता देंगे। यहां पर क्या पूछा गया है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग प्लांट सेल की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो भी हम याद रखेंगे रॉबर्ट हुक, क्योंकि पेड़ के खाल से तो हमारा निकाला था। ये तीन फैक्ट हमारे याद रखेंगे। और तीन फैक्ट के बाद हमारे यहाँ पर और भी फैक्ट मैं बता देता हूं कि आपसे बात पूछ सकता है कि सजीव कोशिका की खोज, प्रश्न बनेगा क्या कि सजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो सजीव कोशिका की खोज याद रखना एंटनी हॉर्न लीवेनहॉक, एंटनी हॉर्न लीवेनहॉक द्वारा। आपसे पूछ सकता है
पादप में सजीव कोशिका की खोज, मतलब जिसे बोलते हैं लिविंग प्लांट सेल। लिविंग प्लांट सेल की खोज भी किसके द्वारा की गई? ल्यूवेनहॉक द्वारा। ल्यूवेनहॉक ने कहां से खोज की गई लिविंग सेल की? तो ये भी याद रखना, बहुत बार पूछ लेता है, जो हमारा प्याज होता है, प्याज के छिलके में प्याज का जो छिलका होता है ना, उस प्याज के छिलके से हमारी सबसे प्रथम लिविंग सेल की इनके द्वारा खोज की थी। ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं और आपको एग्जाम में बनेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल, सजीवों में, प्लांट्स में किसके द्वारा हमारी कहां पर खोज की गई। तो ये कुछ फैक्ट है। उसके साथ साथ हमारा एक और चीज हम परिचय में की बात करते हैं कि जो कोशिका होती है, उस कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को, है ना। ये सेल स्टडी की बात करें कि सेल स्टडी को हमारे क्या कहा जाता है? ये स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। तो इस सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? यहां पर साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है मित्र? हमारा साइटोलॉजी के नाम से हमारा जाना जाता है। आपसे एक प्रश्न बनेगा यहां पर, साइटोलॉजी तो हमने बता दिया, उसके बाद इसे हमारा सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या भी बोल सकते हैं हम इसको? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी भी हमारे इसको कहा जाता है, मतलब कोशिका विज्ञान भी इसे कह सकते हैं अपन, है ना। या तो साइटोलॉजी बोल दूं या कोशिका विज्ञान, बात एक ही रहेगी। यहां पर बात होती है क्या, आखिरकार जनक किसके किसको माना जाता है? किसकी बात करें? जनक, मतलब फादर की बात करें हमारा, किसके फादर किसको माना जाता है? ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कोशिका के जनक, कोशिका के जनक, ये फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये मैं बात कर दूं कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। देखो अलग अलग शब्दावली देते तो हम उलझ जाते हैं कि आखिरकार इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो देखो फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे या साइटोलॉजी अपना पूछे तो भी हमारा किसको बता देंगे? तो रॉबर्ट हुक को बता देंगे। किसको? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक जी को ही हमारा माना जाता है कि सेल बायोलॉजी के जनक, है ना। आपसे अगर बात करूं कि नॉर्मली के फादर ऑफ लिविंग सेल, या बात करें हमारा फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी बोल दूं या हमारे यहां पर क्या बोल दूं? सेल बायोलॉजी। बात एक ही रहेगी, इनके जनक किसको माना जाता है? तो हम बताएंगे स्वानसन को। किनको माना जाता है? स्वानसन को हमारा माना जाता है ना। स्लाइडेन एंड स्वान हम पढ़ेंगे उनको। उसके बाद आपसे पूछेगा फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ये सेल बायोलॉजी। ठीक है। आपसे पूछ ले कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसको बताएंगे दोस्त हमारा? तो डॉक्टर अरुण कुमार, अरुण कुमार शर्मा। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी को अपन बता देते हैं कि इनके द्वारा हमारा के फादर ऑफ सेल बायोलॉजी ने कहा जाता है। क्या बात समझ में आई? बाकी की मैंने आपको बता दिया कि किसकी खोज किसके द्वारा की गई, नॉन लिविंग की हमारी खोज किसकी गई, प्लांट्स की खोज की गई। आप इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि आखिरकार फादर ऑफ लिविंग सेल्स की बात करें, लेकिन लिविंग सेल के फादर नहीं कहा जाता। लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।
है ना, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से अपना जाना जाता है। ये हमने नॉर्मली फैक्ट देखे कि किसको अपना कौन जनक कहा जाता है ना, ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ ले फादर ऑफ लिविंग सेल, फादर ऑफ नॉन लिविंग सेल, तो भी आपको नॉर्मली बनना चाहिए प्रश्न कि हमारा क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिविंग जो अपना जिनके बारे में बताया था मैंने, कल भी बता दिया था कुछ फैक्ट अपना कि लिविन हॉक जी है, वो लिविन हॉक जी को क्या माना जाता है अपना कि लिविंग सेल की खोज इनकी की थी, और लिविंग सेल के अलावा बैक्टीरिया की खोज भी उनके द्वारा की गई, विषाणु की खोज की, शुक्राणु की खोज भी, आरबीसी की खोज भी उनके द्वारा की गई। तो ये हमने कुछ फैक्ट देखे किससे संबंधित, सेल से संबंधित हमारा, और सेल का परिचय, है ना, सेल का परिचय देखा। अब हम बात करते हैं कि थोड़ी सी डेफिनेशन, कहां पर आप पूछेंगे अब कि हम परिभाषा की बात करते हैं कि आखिरकार इसकी परिभाषा हमारी क्या है, ठीक है। सामान्य परिचय अपन ने देख लिया, खोज किसके द्वारा की गई, क्या शब्दावली है। अब हम इसका सामान्य परिचय की बात करते हैं, मतलब परिभाषा की। परिभाषा, परिभाषा में बात करें कि जीवों की, ये पॉइंट अपना महत्वपूर्ण याद रखना, हमेशा ही पूछेगा, जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो जीवों की या जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई से माना जाता है जो स्वतः ही, मतलब जन्म से स्वतः ही अपना क्या होती है, सामर्थ्य होती है, जन्म के साथ साथ स्वतः ही अपनी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ये हमने देखा। उसके साथ साथ एक चीज और हमारी कि ये तो हमने बता दिया, दूसरा पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई से माना जाता है, जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई से माना जाता है, ये भी हम याद रखेंगे, है ना। तो जीवन की मूलभूत इकाई भी क्या है हमारी, तो इसी को माना जाता है। उसके साथ साथ ये क्या करती है हमारा, तो कोशिका को, ये हम बात करें शरीर को आकार, आकृति प्रदान करती है। वो तो हमने ऊपर देख लिया कि आखिरकार जो संरचना है उस संरचना के आधार पर, संरचनात्मक मतलब जो भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का बनेगा वो सारे इसी के आधार पर रहेगा, और जो भी कार्य होगा वो भी इसी के आधार पर पूरा का पूरा कार्य होगा। बॉडी में जो भी काम करते हैं इसी के आधार पर होगा, कोई इसमें और नई चीज अपनी नहीं होती है, ठीक है। ये भी हमारा याद रखना। उसके बाद हमारा एक पूछ लेता है, शरीर की सबसे छोटी इकाई भी हमारी इसी को माना जाता है, शरीर की सबसे छोटी इकाई, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी इकाई क्यों, क्योंकि देखो सबसे छोटा हमारा किसका क्रम चलता है कि जो सेल होता है ये सेल सबसे छोटा होता है ना, समझना, सेल सबसे ज्यादा छोटा, और सेल के बाद हमारा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, बहुत सारे सेल मिलेंगे और बहुत सारे सेल मिलकर यहाँ पर निर्माण करेंगे किसका, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल मिलकर निर्माण करेंगे टिश्यू का, किसका निर्माण कर देंगे, टिश्यू, टिश्यू का निर्माण करेंगे। और उसके साथ साथ जो बहुत सारे टिश्यू है, ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो बहुत सारे अंग का निर्माण, मतलब बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक अंग का निर्माण करेंगे। अंग बोले तो हमारे किसका निर्माण, ऑर्गन का निर्माण, एक ऑर्गन का निर्माण कर दिया। और उसके साथ साथ हमारा जब बहुत सारे अंग मिल जाएंगे तो बहुत सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो यहाँ पर एक शरीर का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, शरीर का निर्माण। तो क्या बोला कि सेल क्या है हमारा, तो सेल तो नॉर्मल ये सबसे छोटी यूनिट अपनी, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी, है ना। उसके बाद बहुत सारे सेल, तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल,
टिश्यू किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सेल को। ठीक है, कोशिका का जो समूह होता है उन्हें क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अंग किसे कहते हैं, तो अंग कहा जाता है ग्रुप ऑफ टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू मतलब जो टिश्यू का समूह है वो ऑर्गन कहलाता है। और अगर मैं शरीर की बात करूं तो हमारा क्या बोल देंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन के जो समूह को हमारा क्या कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, शरीर। ऐसे करके टिश्यू टिश्यू मतलब सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। इस आधार पर हमने बोला कि मूलभूत इकाई है हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई, इसे ही माना जाता है। लेकिन समस्त जीवों में आकार और संरचना और संख्या के आधार पर कोशिकाएं भिन्न भिन्न हो सकती, सभी में एक समान हमारी नहीं होगी। ये बात थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन के बारे में देख लिया। अब एक चीज और देख लेता हूं इसमें, क्या आखिरकार क्या चीज हमारी दे रखी है? वर्गीकरण भी हम देख लेते हैं। वर्गीकरण से पहले हम आकार देख सकते हैं इसका, है ना? क्या देख लेंगे? आकार देख सकते हैं, आखिरकार इसका आकार कैसा है हमारा, है ना? आकार हम देख लेते हैं। आकार की बात करें हमारा, देखो आकार में ये देखना, आकार एवं आकृति में कि सबसे छोटा बड़ा ऐसे करके आपसे पूछ सकता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ऐसा हमारा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करता हूं, सबसे छोटी कोशिका। स्मॉलेस्ट अगर मैं सेल की बात करूं कि स्मॉलेस्ट सेल हमारी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी कोशिका बोलूंगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की। किसकी बोल दूंगा दोस्त? हमारा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। एक बार आप भी बोलो, किसकी बात कर रहा हूं? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की सबसे छोटी कोशिका मैं बता देता हूं, जिसे पीपी एलो भी बोलते हैं, पीपी एलो। ये भी हमारा बहुत बात पूछ लेता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा पूछ सकता है कि पीपीएलओ क्या, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी होती है, जिसका आकार कितना होता है? 0.01 माइक्रोमीटर। क्या होता है? माइक्रोमीटर हमारा बता देंगे कि माइक्रोमीटर में हमारे इसको डिनोट करते हैं, माइक्रोमीटर। तो 0.01 माइक्रोमीटर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यू सेल की बात करें तो कौन सा बता देंगे? ये एक और हमारा प्रश्न यहां पर बनेगा कि आखिरकार सबसे बड़ी यूनिट किसकी का, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं अपन। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। लार्जेस्ट सेल किसकी बता देंगे? शुतुरमुर्ग के अंडे की बता देंगे दोस्त हमारा। देखो बहुत जगह पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, 135 है ना माइक्रोमीटर इतनी हमारी होती है इसमें, है ना, मिलीमीटर इतनी साइज हमारी चलती है। तो कभी कभार पूछता है कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, उस ऑस्ट्रिच के एग की हमारी सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऐसा माना जाता है कि एक ठोकर मारने पर इंसान की मृत्यु हो जाए, इतना बड़ी हमारी अपना एग होता है। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है उसकी सबसे बड़ी सेल हमारी होती है। ये बता भी देता है कि कितना हमारी होती है इस आकार की। बात समझ में आई? ऑस्ट्रिच का एग भी हम बता देंगे, डायग्राम में रख देता, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं मानव शरीर की। मानव शरीर की अगर मैं बात करूं कि मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करूं,
तो मानव शरीर में भी 3 फैक्ट आपसे बन जाते हैं। कैसे? कि एक बनेंगे अपना स्मॉलेस्ट, दूसरा बन जाएगा लार्जेस्ट, और तीसरा बन जाएगा अपना लॉन्गेस्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर की कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका बता दूंगा शुक्राणु की। किसकी बता दूंगा? शुक्राणु। शुक्राणु बोले तो स्पर्म की। और इसके अलावा बात करो तो किसकी बता देते हैं? आरबीसी की। किसकी? आरबीसी की बताते, सबसे छोटी कोशिका अपनी होती है ना। उसके बाद लार्जेस्ट सेल की बात करके, लार्जेस्ट सेल किसकी होती है? तो हम बता देंगे अंडाणु की। अंडाणु बोले तो ओवम की। ओवम की लार्जेस्ट सेल अपनी होती है, किसकी होती है? ओवम की। याद रखना, ओवम की लार्जेस्ट सेल हमारी होती है 120 इंटू 150 हमारा बोल देंगे। और लॉन्गेस्ट सेल की बात कर सबसे लंबी, तो तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र की हमारी होती है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की हमारी होती है, यह बोल दू न्यूरॉन। न्यूरॉन है ना, जिसे हमारा क्या कहा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की यूनिट अपनी मानी जाती है। तो हमने ये 3 फैक्ट अपने देखे कि मानव शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, लार्जेस्ट कौन सी होती है और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है। तो यह फैक्ट हमारा सबसे छोटी बड़ी आकार में ऐसा पूछ सकता है ना। तो माइक्रोमीटर में भी इस सेल को हमारा माप सकते हैं, उसके बाद मिलीमीटर में भी इसको माप सकते हैं। तो नॉर्मली यह थोड़ा सा याद रखना स्ट्रक्चर, कौन सबसे छोटा, कौन सबसे बड़ा और कौन हमारा स्मॉलेस्ट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो हम आगे की बात करते हैं। आगे कौन सी चीज देखी थी अपन ने? आगे इसमें देखा था कि वर्गीकरण कैसे किया गया है ना। कैसे हम बोलेंगे? वर्गीकरण। सेल का वर्गीकरण की अब बात करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन 2 आधार पर हम कर सकते हैं। 2 आधार पर कैसे? कि सबसे प्राथमिकता में हम बांट सकते हैं संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर है ना। एक हम बांट सकते हैं नंबर बेस्ड, एक नंबर बेस्ड हम बांट सकते हैं। और नंबर बेस्ड के अलावा हमारा दूसरा किसके आधार पर? तो हम बांट सकते हैं केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर बात करें तो न्यूक्लियर बेस्ड हम बांट देते हैं, है ना। तो देखो हमने 2 भागों में अपने अलग अलग संख्या में बांट दिया कि कोशिका क्या होती है। कोशिका एक और हम बांट सकते हैं कि एक हमारा कौन सा, कि एक प्लांट सेल और एक अपने कौन से एनिमल सेल। संख्या के आधार पर अगर नंबर बेस्ड हम बात करें तो नंबर बेस्ड में पहले हमारी बता देंगे, या दोनों का मैं ग्राफ बना देता हूं, ग्राफ नहीं बनाता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ऐसे बता देता हूं। 2 भागों में हमने बांटा। एक हमारा कौन सा होता है? तो यूनिसेल्युलर। देखो केंद्रक न्यूक्लियर बेस्ड पूरा में पूरा अलग आगे से बताऊंगा कि कौन सा हमारा होता है कौन सा नहीं, लेकिन अभी नॉर्मली नाम बता देता हूं आपको कौन सा क्या होगा। तो यहां पर होगा एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर जिसे बोलते हैं, और दूसरा हमारा बोल देते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय बोले तो मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेलुलर। अब देखो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय कौन सा होगा? कि भैया जो जीव रहते हैं, है ना, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करते हैं? अपना जीवन एक कोशिका के द्वारा ही जीवन यापन करते हैं। तो उस प्रकार का जीव, उस प्रकार की कोशिका क्या कहलाती है? एक कोशिका जीव। तो यहां पर कैसे बता सकते हैं अपन कि कोई भी जीव है ना, जीव है अपना जीवन यापन, जीवन यापन एक सेल से करते हैं, एक कोशिका से करते हैं। अर्थात कि उसके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी, सभी अगर एक ही कोशिका के अंतर्गत होगी तो उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि हमारे अंदर शरीर में रेस्पिरेशन होगा,
है ना। तो रेस्पिरेशन होगा तो हमारे लिए, तो हमारे शरीर की बात करो तो हमें क्या दे रखे, लंग्स दे रखे हमारे, है ना। तो लंग्स के द्वारा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करूं तो हमारा किसके द्वारा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा। फिर मैंने यहाँ पर डाइजेशन की बात करूं तो डाइजेशन किसके द्वारा होगा, पेट के द्वारा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे बात करें कि एक्सक्रेशन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, किडनी के द्वारा होगा, ऐसे करके। तो ये इनके लिए, सबके लिए अलग अलग ऑर्गन है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं, मतलब अगर एक कोशिकीय, तो जितने भी प्रोसेस ये सारी की सारी बताई, ये सभी अगर एक ही सिंगल सेल में होती हो तो उस प्रकार की जो कोशिकांग होता है, उस प्रकार के कोशिका को क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है दोस्त। तो आपको एक समझ में आए कि एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है, कि जिसके जीवन यापन, समस्त जीवन यापन एक ही सेल के अंदर हो जाए, उस प्रकार के हमारे जीव को क्या कहा जाता है, यूनिसेल्युलर जीव, सॉरी हाँ, यूनिसेल्युलर जीव कहा जाता है। मल्टी सेल्युलर कौन सा होगा, कि कोई भी जीव है ना, कोई जीव है, ऑर्गेनिज्म है, और उसका जीवन यापन बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा होता हो। ऐसा जीव जिसके अंतर्गत बहुत सारे जीवों के अंदर, जैसे हमारे शरीर में क्या होगा, सोचने के लिए तंत्रिका तंत्र अलग सेल है, पाचन के लिए पेट दे रखा है, इंटेस्टाइन दे रखे, मुख दे रखा है। उसके बाद हम बात करें कि रेस्पिरेशन के लिए लंग्स दे रखे हैं। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारा हार्ट दे रखा है ना। ऐसे करके सभी के लिए अलग अलग सेल है, बहुत सारी सेल्स का निर्माण का हमारा होता है। तो उस प्रकार का जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। जिस प्रकार हम बात करें, आपसे पूछ लेगा कौन सा बहुकोशिकीय जीव हो, कौन सा हमारा नॉर्मली है। तो यहां पर हम बात करें कि इसमें उदाहरण में हम समझते हैं, नीचे लिख देता हूं। देखो, जैसे हम बात करें कि जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल, और जैसे हम बात करते हैं कौन सा, प्लांट सेल, है ना। एनिमल सेल और प्लांट सेल जो होती है ना, वो किस प्रकार की होती है, बहुकोशिकीय होती है। वैसे अगर यूनिसेल्युलर की बात करें कि यूनिसेल्युलर में कौन कौन आ जाते हैं, तो यहां पर याद रखना, एक हमारा अमीबा आ जाता है, एक आता है पैरामीशियम, एक यूग्लिना, और एक प्लाज्मोडियम। ये हमारे 4-5 अपने आ जाते हैं जो यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर कौन सा होगा, जिनका जीवन यापन, ये जो एक सेल से मिलकर ही बने होते हैं, जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं वो यूनिसेल्युलर। जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं अपने मल्टी सेल्युलर, कैसे भी हम देख सकते हैं। बस अपने माइंड में समझ में आना चाहिए कि जिसका जीवन यापन एक से हो, ये एक कोशिका से बना हो। यूनिसेल्युलर जो बहुत सारी से मिलकर बना होता हो, मल्टी सेल्युलर है। और उदाहरण भी मैंने बता दिया, और इसके अंतर्गत एक प्लाज्मोडियम भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये समझ में आया। उसके बाद न्यूक्लियर बेस्ड हमारा कैसे बांट दिया इसको, है ना। तो न्यूक्लियस बेस्ड हम बात करें किसको, दो भागों में, जहां पर न्यूक्लियर क्या होगा, न्यूक्लियस उपस्थित होगा। जिस सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और जिस सेल के अंदर अनुपस्थित होगा। ठीक है, याद रखना कि जिस सेल में न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा वो, और जिसमें न्यूक्लियर हमारा एब्सेंट होगा वो, ऐसे करके दो भागों में बांटा। तो जिसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है ना, उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो याद रखना, जिसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। और यूकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, तो प्लांट सेल में पाई जाती है, और प्लांट सेल के साथ साथ एनिमल सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में हमारी प्रेजेंट होती है। उसके बाद बात करें हमारा कि अनुपस्थित होगा, उसमें कौन सा होगा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जिसमें अनुपस्थित होगा मतलब न्यूक्लियर एब्सेंट होगा, उसमें हम उस प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं, तो प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जिसमें प्रेजेंट होगा उसे यूकैरियोटिक बोलते हैं। अगर इसके अंतर्गत में बात करूं तो किसको रख सकते हैं अपन, उदाहरण के लिए मैं रख सकता हूं इसमें नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। उसके बाद बोल देता हूं जीवाणु, है ना, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया। ये हम बता देते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, नीलहरित शैवाल, जीवाणु, इसमें हमारा। तो न्यूक्लियर के बेस्ड हमने क्या किया कि इसको दो संख्या के आधार पर भी बांट दिया, और हमने केंद्रक के आधार पर भी इसको बांट दिया गया।
बात समझ में आई। अब इसमें जो हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, उस इंट्रोडक्शन में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हम देख लेते हैं कि क्या हमें देखने का रहेगा। तो मैंने बताया यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन आपको कर दिया मैंने, डेफिनेशन आपकी बता दी। उसके बाद आखिरकार हमारे सेल थ्योरी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? सेल थ्योरी। क्या आखिरकार सेल थ्योरी किसके द्वारा की गई है ना? तो कोशिका सिद्धांत की हम बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत, देखो सेल थ्योरी की बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी देने का जो श्रेय जाता है कि आखिरकार सर्वप्रथम सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ये हम जानकारी देखेंगे। तो इस पर जो विचार किया था ना, वो अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा हमारा किया था, है ना। पहले हमारा विचार अलग व्यक्ति ने किया, फिर बाद में जाके जो देने वाला व्यक्ति हमारा एक अलग था, ठीक है। देखो यहां पर कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम सर्वप्रथम ये फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी देने का श्रेय किसको जाता है? तो एक व्यक्ति स्लाइडेन और एक व्यक्ति स्वान, दो व्यक्ति। इन दोनों व्यक्तियों ने हमारी किसके द्वारा कौन सा हमारा सिद्धांत दिया? कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन की बात करो तो हम बात कर लेते हैं 1838 के समय इन्होंने दिया था, और इसकी बात करो तो 1839 के समय इन्होंने दिया था। दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी की अगर बात करूं तो 1838 और 39 के समय में इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। क्या इतनी बात याद रहेगी? उसके बाद हम बात रखेंगे कि जो स्लाइडेन है और जो स्वान है ना, ये हम बोल देते हैं इसको तो कौन सा? वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्री जिसे बोलते हैं बोटनिस्ट, और इसको इनको बोलेंगे जंतु शास्त्री, जिन्हें बोल देंगे अपन जूलॉजिस्ट। एक जंतु शास्त्री हमारा है और एक वनस्पति शास्त्री। जंतु शास्त्री हमारा बोले तो कि जो एनिमल सेल के बारे में बताया, और एक वनस्पति शास्त्री जो कि वनस्पति के बारे में इन्होंने बताया। नॉर्मली याद रखना, दो ही वैज्ञानिक हमारे थे, स्लाइडेन और स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी अपनी दी थी, ठीक है। अब याद रखना इसमें यह भी पूछ लेता कि आखिरकार इन्होंने बताया क्या था। तो इन्होंने बताया था कि जीवन की जो कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो हमारी सेल होती है। तो क्या बताया था? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, जीवन के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक मतलब बोले तो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको माना जाता है? तो हमारे सेल को ही माना जाता है, ह्यूमन लाइफ का। उसके बाद इसको माना जाता है मूलभूत इकाई माना जाता है। जीवन की उत्पत्ति इसी से होती है, जीवन की सबसे छोटी इकाई इसी को माना जाता है। ऐसे करके इन्हें सेल थ्योरी दी। मैंने इस तरफ इसलिए रखा क्योंकि यहां पर एक पूछ लेता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी? मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी देने का श्रेय किसको जाता है? तो मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्चो द्वारा। रुडोल्फ विर्चो, है ना, ये विर्चाओ भी बोलते हैं हमारा। रुडोल्फ विर्चो द्वारा हमारा क्या दी गई थी? सेल थ्योरी, जो कि मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं 1855 के समय। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि भैया कि क्या ऐड कर दिया था सेल थ्योरी में? इन्होंने बोला था आखिरकार जो सेल है वो बनती कैसे, सेल बनती कैसे? तो इन्होंने बोला कि जो पूर्ववर्ती कोशिका है, पूर्ववर्ती कोशिका से नवीन कोशिका का निर्माण, नवीन कोशिका का निर्माण होगा। यहां पर क्या बोला था कि जो ओल्ड सेल है,
जो ओल्ड सेल है उस ओल्ड सेल से किस सेल का निर्माण होगा, कि न्यू सेल का निर्माण होगा। ओल्ड सेल के द्वारा ही हमारा न्यू सेल का निर्माण होगा। लेकिन कैसे, कि भैया जब कोशिकाएं होगी ना, जो सेल होगा, इन सेलों के अंदर क्या होगा हमारा, समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोशिका के अंदर क्या होगा, कोशिका विभाजन। क्या होगा, कोशिका विभाजन, अर्थात बोले तो हमारा बोलते हैं सेल डिवीजन। ये बोला गया कि अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारा नई कोशिका का निर्माण नहीं होगा। सेल ऑटोमेटिक हमारा डिवीजन करती है और उसके बाद हमारा नई कोशिका का निर्माण होगा। तो ओल्ड सेल से न्यू सेल का निर्माण होगा। रुडोल्फ विर्चो के द्वारा ऐसा कथन हमारे कहे गए थे। ठीक है, तो हमने कोशिका का जो सामान्य परिचय है, इतनी जानकारी हमें पता होना ही चाहिए। मैंने सबसे पहले बताया कि आखिरकार परिचय में किसके परिचय क्या है, तो सबसे पहले अर्थ बताया कि लैटिन भाषा के सेल्यूलर शब्द से इसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा, स्मॉल रूम्स के समान निकलता है। उसके बाद मैंने परिभाषा की बात करी अपनी, कि खोज में अपन चल रहा है, तो परिचय में चल रहा है खोज। रॉबर्ट हुक द्वारा कहां से पता चला, माइक्रोग्राफी से, कि इनने बोतल के कार कैसे खोज की थी। बोतल के कार के मैंने आपको बताया क्या होता है, कि जैसे पेड़ होता है, इस पेड़ के ऊपर की खाल है, इसको निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद इसके गोल 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 टुकड़े किए जाते हैं ताकि उस बोतल के ऊपर फंसा सके अपन, है ना। क्योंकि छोटा हुआ करते थे, उसकी कांच की बोतलें होती थी पहले, तो उसके अंदर से अपना ढक्कन बना के और उसके ऊपर हम क्या कर देते थे, पैक कर देते थे। ठीक है, बात समझ में। इस प्रकार हमारा दे रखा होगा, ये ऐसे हमारा काट लेते थे ये वाला भाग, और ये हमारा क्या कर देता उसमें एंट्री। अब हमने देखा, उसके बाद हमने बताया कि किस प्रकार की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, तो अपना नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। इसका आकार साइज कैसे बताया था, तो मधुमक्खी जो होता है, बी लाइक अपन बता दे, मधुमक्खी के समान, या हेक्सोगोनल संरचना भी बता दे अपन, हेक्सोगोनल स्ट्रक्चर। उसके बाद इसको नाम क्या दिया था, कोशा नाम दिया था। फिर हमने देखा कि आखिरकार लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई, तो एंटोनी हॉर्न लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी। कहां से खोजा गया, इनके द्वारा डिस्कवरी कहां से की गई थी, जो पॉन्ड वाटर होता है ना, जो तालाब का पानी होता है, उस तालाब के पानी से खोज किया था। और उस तालाब के पानी से खोज करके उसका नाम क्या दे दिया था, उस सेल का, जो लिविंग सेल थी उसका नाम दिया था एनोमैक्यूली के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा यहां पर कि सबसे पहले लिविंग सेल, सबसे पहले कोशिका की खोज, सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। नॉन लिविंग की किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले निर्जीव कोशिका की या निर्जीव प्लांट सेल, या बोले तो हमारे नॉन लिविंग प्लांट सेल की खोज भी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। प्लांट लिविंग सेल की खोज की बात करें तो लीवेनहॉक द्वारा, और प्लांट में लिविंग सेल की खोज वो भी किसके द्वारा, लीवेनहॉक के द्वारा। कहां से खोज की गई, तो जो प्याज होता हमारा, है ना, प्याज होता है, उस प्याज के छिलके से हमारी खोज की गई थी। कहां से, तो प्याज का जो छिलका होता है ना, उस छिलके में देखा था और वहां से उन्होंने डिस्कवरी की थी। तो प्लांट में लिविंग सेल की खोज लीवेनहॉक द्वारा, और प्लांट में नॉन लिविंग की खोज अपनी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। फिर हमने देखा कि कोशिका विज्ञान के जो स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान बोल दूं, ये हमारा साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी रॉबर्ट हुक को। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी किसको, स्वानसन को। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, अरुण कुमार गोयल को कहा, अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। उसके बाद परिचय परिभाषा देखा अपन ने, तो जीवों की फंक्शनल एवं स्ट्रक्चर यूनिट कहा जाता है, जो कि एक मूलभूत इकाई हमारी है, जीवन की मूलभूत इकाई, ये मेन हमारा इकाई, अपना मेन यूनिट की बात करें यही होता है, जो शरीर को आकार आकृति प्रदान करती है। इसके आधार पर आकार मतलब शेप, साइज एंड नंबर के आधार पर सभी जीवों में अलग अलग सेल हो सकती है ना। शरीर की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट यही होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट होगी तो क्या करेगी, सेल, सेल से बनाएगी सेल ग्रुप बनेगा तो टिश्यू का निर्माण होगा, और जब टिश्यूज का ग्रुप बनेगा तो ऑर्गन का निर्माण होगा, और ऑर्गन का ग्रुप बनेगा तो ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर आगे चलकर अपन ने देखा कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की है, जिसे प्लोरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच के एग की होती है। उसके बाद सबसे मानव जीवन की बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट तो शुक्राणु की, सबसे बड़ी अंडाणु की, और सबसे छोटी अपनी लंबी किसकी होती है, तंत्रिका हमारी होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया कि नंबर बेस्ड भी देख लिया, और अपना कौन सा न्यूक्लियर बेस्ड भी इसमें देख लिया। फिर हमने देखा कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो सेल थ्योरी में अपन ने देख लिया स्लाइडेन स्वान, और अपना इधर देख रहे रुडोल्फ विर्चो वगैरह, ये हमने। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये सेल का हमारा नॉर्मली परिचय था। ठीक है, अब हमें कल जो देखना है ना, वो देखना आखिरकार के जो इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो किस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है, आखिरकार सेल ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से। कल हम इनके बारे में देखेंगे, कोशिका अपना स्ट्रक्चर, और उसके बाद देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स। ये टॉपिक अपना आसान नहीं, थोड़ा सा टाइम चलेगा। और जब ये सब कुछ खत्म होगा ना, उसके बाद हमें पढ़ना है कोशिका विभाजन। वो भी आपका प्रश्न बनता है, कोशिका
विभाजन, समसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र विभाजन है ना, और आसूत्र विभाजन है ना, मायोसिस, माइटोसिस, ये हमारा पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का अपन पढ़ते हैं कल।